15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपना सोच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। 14 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी से सिर्फ एक दिन पहले भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कविता लिखी थी, क्या खोया था हमने 14 अगस्त को। क्यों आदरणीय अटल जी को 15 अगस्त के उल्लास में भी ऐसी हृदय विदारक कविता लिखनी पड़ी। 14 अगस्त को जो खोया, क्या 15 अगस्त कभी उसकी भरपाई कर पाया। आज बात इसी विषय पर होगी, लेकिन पहले 80 वर्षों की हमारी उपलब्धियों की। 15 अगस्त 1947 इस तारीख को किसी के परिचय की जरूरत नहीं है, सबको पता है यही वो पहला दिन था जब देश ने पहली बार आजाद हवाओं में सांस ली थी और संकल्प किया था, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छुए तिरंगा हमारा। पिछले 80 सालों में हमने सुई से सैटेलाइट तक की यात्रा की है, मून और मार्स पर अपना तिरंगा फहराया है और अपने पुरुषार्थ और प्रताप से आज हम दुनिया की चौथी सबसे मजबूत मिलिट्री पावर बन चुके हैं। हम कहां से कहां पहुंचे, ये समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1926 में जब उनका जन्म हुआ तब भारत पर ब्रिटिश राज था और कभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा भारत ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स में ढूंढने से भी नजर नहीं आता था। 1965 आते आते हम आज़ाद तो हो चुके थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की थी कि सप्ताह में एक दिन उपवास रखें और अपील करने से पहले खुद शास्त्री जी ने हफ्ते में एक दिन भोजन त्याग दिया था। अब इन 61 सालों को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बताती हूँ। 8 सितंबर 2022 को रानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ और तब तक हम उनके इंग्लैंड को पछाड़ चुके थे। और आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सच्चाई है कि IMF की अप्रैल 2026 की लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक के मुताबिक भारत की जीडीपी 2025 में $3.92 ट्रिलियन रही, जबकि यूके की 4 ट्रिलियन और जापान 4.44 ट्रिलियन पर है। इसी वजह से हम फिलहाल 6वें नंबर पर हैं। ये गिरावट हमारी ग्रोथ की वजह से नहीं, बल्कि रुपए के 84 से 88.5% तक कमजोर होने और जीडीपी बेस ईयर रिवीजन की वजह से हुई है। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और IMF के मुताबिक हम 2027 तक फिर से 4थे नंबर पर और 2028 तक जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में सबसे आगे होंगे। लेकिन आज मेरा विषय थोड़ा अलग है। आज मैं आपको उपलब्धियों की उमंग नहीं, आंसुओं का वो अध्याय सुनाऊंगी जिसकी कीमत पर हमने 15 अगस्त 1947 कमाया है। नमस्कार, मैं हूं तनुष्का तांगड़ और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस टीवी। मैं आज आपको उस त्रासदी में, उस ट्रेजेडी में वापस लेके चलूंगी जिसने 10 लाख से ज्यादा जीते जागते लोगों को लाशों में बदल दिया और करोड़ों बेघर जीवन भर अपनों की याद में तड़पते रहे। मानव इतिहास की 10 सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल पार्टीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान तो याद ही होगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। क्या कभी राष्ट्रगान गाते हुए हम इस वेदना को भूल सकते हैं कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र तो अभी हमारा है, लेकिन सिंध हमसे पिछड़ गया। 17 अगस्त 1947 किताबी नज़र से भारत को देखने वाला एक अंग्रेज अफसर सिरिल रेडक्लिफ, जो खुद कभी भारत आया ही नहीं था, उसने कागज के नक्शे पर एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना लकीर खींच दी कि मानवता शर्मसार हो गई। ये लकीर किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं, एक जीते जागते राष्ट्रीय पुरुष के सीने पर खींची गई थी। भारत का विभाजन एक देश का विभाजन नहीं, मानवता का विभाजन था, मानव सभ्यता का विभाजन था और हमारी वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा का विभाजन था। क्या क्या खोया हमने विभाजन की विभीषिका में। माँ गंगा इधर रह गई और हमारी सभ्यता की पहचान, जिनके नाम पर हमारे पूर्वज हिंदू कहे गए, वो माँ सिंधु उस पार चली गई। धोलावीरा, कालीबंगा इधर, हड़प्पा, मोहनजोदारो उस पार, नालंदा, विक्रमशिला इधर रह गए और हमारे महान आचार्य चाणक्य का तक्षशिला उधर चला गया। बाबा अमरनाथ बर्फानी इस तरफ रह गए और पवित्र शारदा पीठ उस तरफ चला गया। हरमंदिर साहिब, श्री केशगढ़ साहिब इधर रह गए और श्री करतारपुर साहिब उधर चला गया। नागार्जुन दिनकर इधर रह गए और जोश मलिहाबादी, जॉन एलिया सब उधर चले गए। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं एक किस्सा आधा रह ही जाएगा। 10 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए, लाखों हमेशा हमेशा के लिए बेघर और अनाथ हो गए। अनगिनत माँ और बहनों की असीमता लूटी जा रही थी और बेबस सिंधु सतलुज की घाटी में पानी से ज्यादा खून बह रहा था।
क्यों हुआ ये बंटवारा और क्या ये बंटवारा टल सकता था? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसका जवाब व्हाट्सएप से नहीं इतिहास से ढूंढते हैं। पार्टीशन पर आम सहमति बन चुकी थी। 18 जुलाई 1947 माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पार्लियामेंट ने कानून को ब्रिटेन की शाही दरबार में भेज दिया और रॉयल सिग्नेचर की स्याही ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान बना और फिर भारत को आज़ादी मिली। आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ कि इस्लामिक इन्वेजन के 1200 साल बाद जब हम स्वतंत्र और अखंड राष्ट्र बनने की दहलीज पर पहुंचे तो हमें खंडित होना पड़ा। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन सहिष्णुता पर इतने हमले किए कि हिंदू और मुसलमान 2 अपोजिट पोल्स की तरह अलग हो गए। शाही आदेशों पर हजारों मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे प्राचीन ग्रंथ जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ निंदनीय अपराध हो रहे थे और तलवार की नोक पर असंख्य हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार विल ड्यूरेंट लिखते हैं, इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडिएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हर युग अपने खलनायकों को सुधरने का एक मौका जरूर देता है। मुगलों को भी यह मौका मिला दारा शिकोह के रूप में, लेकिन औरंगजेब के जैसे घने अंधेरे ने दारा शिकोह के नाम का दीपक निगल लिया। और अगर आपको लगता है कि भारत विभाजन की बात 1947 में पहली बार हुई थी तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। इस कहानी की भूमिका औरंगजेब मरने से पहले लिख चुका था और वो जालिम बादशाह जिसकी नापक कब्र पर कुछ खुदगर्ज नेता आज भी आंसू बहाने जाते हैं। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मरने के बाद उसके राज्य को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए। ये भारत विभाजन का पहला विचार था। भारतीय चेतना में पहला कंपन हुआ 1857 में। इस क्रांति को बीज बोने वालों में एक महान संत भी थे, स्वामी श्री दयानंद सरस्वती। 1857 की क्रांति से अंग्रेज घबरा गए। उनको जरूरत थी एक ऐसे संगठन की जो सेफ्टी वॉल्व का काम कर सके। उन दिनों लॉर्ड डफरिन के इशारे पर एक अंग्रेज ऑफिसर ए.ओ. ह्यूमन ने 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। जब कांग्रेस ही उनके खिलाफ हो गई तो अंग्रेजों को फिर से डर सताने लगा। अब एक ही उपाय बाकी था, फूट डालो और राज करो। सर सैयद अहमद खान को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने का निर्देश दिया गया। हमारी एकता तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया और फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर अंग्रेजों ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दिए। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग शामिल हुए, लेकिन 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। वही इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1932 में चौधरी रहमत अली ने इसी प्रस्तावित देश को नया नाम दे दिया, पाकिस्तान। और फिर आया 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना के इशारे पर बिहार से लेकर ढाका तक दंगों की आग में 2 लाख से ज्यादा निर्दोष हिंदुओं की मौत के घाट उतार दिया गया। अकेले नोआखली में 50,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई। पूरा देश आंसुओं और खून में डूबा हुआ था और इसी बीच रेडक्लिफ ने 10 लाख भारतीयों के खून से एक लकीर खींच दी। 15 अगस्त भारतवर्ष का सबसे बड़ा महोत्सव है, पूरी धूमधाम से मनाइएगा। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 15 अगस्त हमने 14 अगस्त की कीमत पर कमाया है। कुछ याद उन्हें भी कर लीजिएगा जो घर से निकले तो लेकिन घर नहीं पहुंचे। उस लकीर को भी याद कर लीजिएगा जो आज भी हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के सीने पर पड़ी हुई है। यह है उस 14 अगस्त का सच जिसकी कीमत पर हमने 15 अगस्त का जश्न कमाया है। और इसीलिए 15 अगस्त के जश्न के साथ साथ उन लाखों बलिदानों को याद करना भी हमारा धर्म है। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज होकर 2 टुकड़े। इसी सरहद पे कल जमी हुई थी सुबह आज़ादी। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।